नमस्कार मित्रों, मेरा नाम पंकज गुप्ता और आप देख रहे हैं YouTube चैनल पंकज गुप्ता क्लासेस। मित्रों, आज की क्लास में हम लोग हड़प्पा सभ्यता का आर्थिक, धार्मिक एवं राजनीतिक जीवन पर चर्चा करने वाले हैं। हड़प्पा सभ्यता में किस तरीके की आर्थिक क्रियाएं होती थी, धर्म क्या था और राजनीतिक स्थिति हड़प्पा सभ्यता की क्या थी। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आज मैं आप लोगों को प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ने का तरीका समझाने वाला हूं कि हमें प्राचीन भारत के इतिहास को यानी एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया को किस तरीके से पढ़ना है, जिससे आप पीटी और पीटी के साथ साथ मेंस तक अपने इस हिस्ट्री के पार्ट की अवधारणा को विकसित कर सकें। दोस्तों, जो एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, ये साक्ष्यों के आधार पर लिखा गया है और साक्ष्यों के आधार पर ही इतिहासकार अपनी स्टोरी बनाता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण समझाता हूं। मान लीजिए मेरा ये जो घर है, इस घर में टोटल 11 रूम है। इस रूम में मैं आप लोगों को, मेरे हाथ में मार्कर है, कैमरा है और बोर्ड लगा हुआ है और आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। मेरे साथ मेरे 4 दोस्त और बैठे हुए हैं। दोस्तों, अचानक क्या होता है अर्थक्वेक आता है और अर्थक्वेक में ये बिल्डिंग गिर जाती है और हम सब लोग यहीं दब जाते हैं। 500-700 1000 साल बाद क्या होता है, एक नई सभ्यता का विकास होगा। स्वाभाविक सी बात है, सभ्यता तो विकसित होती रहती है। और जब इस क्षेत्र की खुदाई होती है तो उसमें क्या होता है, इन 4-5 लोगों के कंकाल निकलते हैं। तब दोस्तों, इतिहासकार देखिए इन साक्ष्य के आधार पर आपको क्या स्टोरी सुनाता है कि लोग बड़े बड़े मकानों में रहते थे और एक मकान में 10-10, 12-12, 15-15 तक कमरे हुआ करते थे। लेकिन लोगों को एक ही कमरे में बैठ करके सामूहिक रूप से वार्तालाप करने का प्रचलन था, क्योंकि कंकाल एक ही रूम से निकले हैं, बाकी किसी रूम में कंकाल नहीं है। इसके साथ साथ वो आपको बताएगा कि लोगों को चित्रकारी का बहुत शौक था, क्योंकि मेरे हाथ में मार्कर है, ये मार्कर भी निकलेंगे और इस मार्कर के आधार पर लोग कहेंगे कि चित्रकारी का शौक था। तो दोस्तों, ये जो साक्ष्य प्राचीन भारत के इतिहास के हम लोगों को मिले हैं, इन साक्ष्य के आधार पर ही भारत का इतिहास लिखा गया है और इन चीज को सपोर्ट करने के लिए जो हमारा साहित्य है उसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, साक्ष्य बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और उन्हीं के आधार पर, क्योंकि साक्ष्य आपकी बात को पुष्ट करते हैं, तो इस साक्ष्य के आधार पर प्राचीन भारत का इतिहास लिखा गया है। और आप भी इसी तरीके से अपनी इस अवधारणा को विकसित कीजिए, तब आप मेंस में अच्छे से उत्तर लिख पाएंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास, हड़प्पा सभ्यता का आर्थिक जीवन। तो दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता में लोग किस तरह का व्यवसाय करते थे, इस सभ्यता का आर्थिक आधार क्या था, इस पर हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को यह बता दूं, जो हड़प्पा सभ्यता थी, उस हड़प्पा सभ्यता का जो मुख्य व्यवसाय था वो कृषि था। दोस्तों, हम सब लोगों को यह पता है कि हड़प्पा सभ्यता के जितने भी नगर हम लोगों को प्राप्त हुए हैं खुदाई में, वो किसी ना किसी नदी के किनारे बसे हुए थे। तो दोस्तों, एक तो हम यहां पर यह कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में सिंचाई की बहुत अच्छी व्यवस्था थी, क्योंकि नदियां थी और नदियों से सिंचाई अच्छी होती थी, और इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय कृषि था। लेकिन एक चीज और गौर करने वाली है यहां पर कि जो हड़प्पा सभ्यता थी उसमें कृषि में भी रबी की फसलों की प्रधानता थी। आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल, 3 तरह की फसल होती है। लेकिन
जो हड़प्पा सभ्यता थी, उस हड़प्पा सभ्यता में मुख्यतः रबी की फसल का प्रचलन था। दोस्तों कैसे कह सकते हम लोग इस बात को कि लोग सिर्फ रबी की फसल उगाते थे, खरीफ की फसल नहीं उगाते थे, या ज्यादातर रबी की फसल उगाते थे, खरीफ की फसल नहीं उगाते थे। तो दोस्तों इसका एक सिंपल सी बात यह है कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि हड़प्पा सभ्यता के जितने भी स्थल आपको मिले हैं वो किसी ना किसी नदी के किनारे बसे हुए थे, और इन नदियों में प्रतिवर्ष मई और जून के महीने में बाढ़ आती थी, और बाढ़ के कारण इन नगरों का अधिकांश क्षेत्र बाढ़ के पानी में डूब जाता था। तो सितंबर और अक्टूबर में जाकर के जब बाढ़ का पानी उतरता था तो लोग तब अपनी फसल को बोते थे, और अगले वर्ष बाढ़ आने से पहले ही अप्रैल के महीने में इस फसल को काट लेते थे। तो स्वाभाविक सी बात है, अक्टूबर में फसल बोई जाती थी और अप्रैल तक काट ली जाती थी। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता थी उसमें मुख्यतः रबी की फसल का प्रयोग किया जाता था ज्यादातर क्षेत्रों में। और रबी की फसल भी कौन कौन सी दोस्तों? चना, मटर, सरसों, गेहूं, मुख्यतः इन फसलों को प्रयोग किया जाता था दोस्तों, क्योंकि प्रतिवर्ष बाढ़ आती थी तो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता भी अधिक थी, और इसी वजह से लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था हड़प्पा सभ्यता में वो कृषि था। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो कृषि के अलावा हम लोग देखें तो भवन निर्माण, भवन निर्माण कला भी व्यवसाय का एक मुख्य साधन थी। मैंने आप लोगों को बताया था जब हड़प्पा सभ्यता की विशेषता पढ़ाई थी दोस्तों, इससे पहले मैं विशेषताओं पर एक वीडियो बना चुका हूं, अगर आप लोग देखना चाहें तो आपको चैनल पर सिंधु घाटी की सभ्यता और उसकी विशेषता के नाम से वीडियो मिल जाएगी। तो दोस्तों मैंने आपको विशेषता बताई थी कि हड़प्पा के जितने भी स्थल आप लोगों को आज तक मिले हैं उन सब में बड़े बड़े भवन हम लोगों को प्राप्त हुए हैं। इस आधार पर इतिहासकारों का मानना है कि भवन निर्माण कला भी सिंधु सभ्यता के लोगों की व्यवसाय का एक प्रमुख साधन थी। दोस्तों भवन निर्माण के अतिरिक्त शिल्प कला भी लोगों के व्यवसाय का एक अंग थी, और शिल्पियों में भी मुख्यतः कसेरे कहते हैं जो कांसे का प्रयोग करके बर्तनों को बनाते हैं, वस्तुओं को बनाते हैं। तो शिल्प कला में भी कसेरे जो थे उनका मुख्य कार्य था। दोस्तों कांसा, आपको बता दूं हड़प्पा जो सभ्यता थी वो कांस्ययुगीन सभ्यता मानी जाती है। कांस्ययुगीन यानी तांबा और टिन, जब आप इन दोनों को मिलाते हैं तो कांसा बनता है, और हड़प्पा सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता मानी जाती है क्योंकि इसमें ज्यादातर जो वस्तुएं हम लोगों को प्राप्त हुई हैं वो कांसे की बनी हुई थी। तो दोस्तों शिल्प कला में भी कसेरों का बहुत मुख्य व्यवसाय था, कांसे की बनी हुई वस्तुओं का प्रचलन इस सभ्यता के अंदर होता था। तो भवन निर्माण और शिल्प कला भी व्यवसाय का एक प्रमुख अंग थी दोस्तों। लेकिन एक बात सोचने की यहां पर यह आती है, मैंने आपको यह बताया था कि जो सिंधु सभ्यता थी वो भारत के पश्चिमोत्तर भाग में विकसित हुई, लेकिन पश्चिमोत्तर भाग में तांबा तो हम लोगों को मिलता है। राजस्थान की जो खेतड़ी खान है वो तांबे के लिए प्रसिद्ध है, तो वो उस समय भी रही होगी, लेकिन टिन का कोई भी माइंस या खान सिंधु सभ्यता के अंतर्गत नहीं आती है, कम से कम भारत में तो नहीं आती। तो दोस्तों टिन फिर कहां से आता था? दोस्तों अफगानिस्तान में टिन की कई सारी खानें हैं, तो इतिहासकारों का यह मानना है कि जो कांसा था उसको बनाने के लिए तांबा राजस्थान की खेतड़ी खान से आता था और टिन अफगानिस्तान से आयात किया जाता था। इसका मतलब यह हुआ
कि सिंधु सभ्यता का एक मुख्य व्यवसाय अंतरराष्ट्रीय व्यापार भी था। यानी तीसरे व्यवसाय की बात करें तो सिंधु सभ्यता जो थी वो अंतरराष्ट्रीय व्यापार में संलग्न थी। यानी सिंधु सभ्यता के लोगों का अफगानिस्तान के रास्ते मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता के साथ व्यापार होता होगा। दोस्तों इस बात का भी हम लोगों को साक्ष्य मिला है कि यह व्यापार होता था, क्योंकि मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता से बहुत सारे स्थलों से हमें हड़प्पा सभ्यता की मोहरें प्राप्त हुई हैं। तो दोस्तों ये मोहरें मेसोपोटामिया की सभ्यता या मिस्र की सभ्यता के साथ कैसे पहुंची होंगी? तो स्वाभाविक सी बात है हड़प्पा सभ्यता का इन सभ्यताओं के साथ अंतरराष्ट्रीय व्यापार भी होता होगा। तो दोस्तों लोगों का एक मुख्य व्यवसाय अंतरराष्ट्रीय व्यापार भी था। इसके साथ साथ संपूर्ण हड़प्पा स्थल से एकीकृत मानक के बाट हम लोगों को प्राप्त हुए हैं जो 4, 8, 16 के गुणक में है। एकीकृत आज आप लोग देखो हमारे यहां 1 किलो के बाट का एक मानक होता है। आप किसी भी दुकान पे जाएंगे तो 1 किलो के बाट का अर्थ हर जगह एक ही है। यह मानकीकृत मापतोल है। तो दोस्तों ऐसे मानकीकृत मापतोल संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता से हम लोगों को प्राप्त हुए। इसका मतलब व्यवसाय भी लोगों के आर्थिक जीवन का एक बड़ा आधार था। तो दोस्तों तीसरा जो मुख्य व्यवसाय था वो था अंतरराष्ट्रीय व्यापार। और मैंने आपको बताया कि संपूर्ण हड़प्पा स्थल से एकीकृत मापतोल यानी बाट मिले हैं, इसलिए व्यवसाय बड़े व्यापक पैमाने पर होता था। और इसके साथ साथ हड़प्पा सभ्यता के लोग मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता के साथ अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भी संलग्न थे, क्योंकि वहां से हम लोगों को हड़प्पा सभ्यता की मोहरें प्राप्त हुई हैं। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था लोथल से गोदीवाड़ा भी प्राप्त हुआ है जो विश्व का सबसे प्राचीन गोदीवाड़ा है। और इस लोथल से ओमान और अरब के देश जिनको आज मेसोपोटामिया सभ्यता में शामिल किया जाता है वहां तक अंतरराष्ट्रीय व्यापार किया जाता था। तो तीसरा मुख्य व्यवसाय इस सभ्यता के लोगों का अंतरराष्ट्रीय व्यापार था। दोस्तों इसके अतिरिक्त पशुपालन, जिनमें गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता प्रमुख जानवर थे। इन लोगों का भी जो इनसे प्राप्त हमें वस्तुएं हैं उनका भी व्यवसाय इस सभ्यता के लोगों का द्वारा किया जाता था। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के लोगों का ये मुख्य व्यवसाय था। आप लोग इनको एक बार देख लीजिएगा। और मेंस में दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक क्रियाकलापों पर चर्चा कीजिए, तो आप यहां पर इन पॉइंट्स के साथ उनको चर्चा कर सकते हैं। इसके साथ साथ अपनी बात को पुष्ट करने के लिए वहां पर आपको अपना एक साक्ष्य भी देना है जो आपकी बात को पुष्ट करेगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन पर। दोस्तों अब हम लोग पढ़ लेते हैं हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन पर कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का धार्मिक जीवन किस तरह का था। लोग किस देवी की या किस देवता की पूजा करते थे। तो दोस्तों संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता के स्थलों से हमें भारी मात्रा में स्त्री और नारी की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। हड़प्पा नगर से मिट्टी की बनी हुई एक नारी की ऐसी मूर्ति प्राप्त हुई है जिसकी योनि से एक पौधा निकलते हुए दिखाया गया है। इतिहासकारों का मानना है कि यह मातृ देवी की मूर्ति है और हड़प्पा सभ्यता के लोग मातृ देवी को उर्वरकता की देवी मान करके पूजा करते थे। दोस्तों जो स्त्री की योनि से पौधा निकलते हुए दिखाया गया है वो उर्वरकता का प्रतीक है। और इसी आधार पर इतिहासकार मानते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो मातृ देवी की पूजा करते थे और उनको उर्वरकता की देवी माना जाता था।
तो देवियों में हड़प्पा सभ्यता में जो सबसे प्रमुख स्थान था वो मातृ देवी का था। दोस्तों कुछ इतिहासकारों का मत इससे थोड़ा सा भिन्न है, क्योंकि सब हड़प्पाई स्थलों से, अधिकांश हड़प्पाई स्थलों से नारी और स्त्री की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। इस आधार पर इतिहासकार मानते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वो स्त्री प्रधान थी, यानी समाज में स्त्रियों का वर्चस्व था, मात्र सत्तात्मक थी, क्योंकि सभी जगह से स्त्रियों की मूर्तियां हम लोगों को प्राप्त हुई हैं। तो दोस्तों जो प्रमुख देवी थी हड़प्पा सभ्यता में वो मातृ देवी थी और लोग इनको उर्वरकता की देवी मानकर पूजा करते थे। समाज मात्र सत्तात्मक था। अब दूसरी हम लोग बात करें तो हड़प्पा सभ्यता का जो प्रमुख नगर है मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो से एक मोहर हम लोगों को प्राप्त हुई है। उस मोहर पर एक योगी को पद्मासन की अवस्था में बैठे हुए दिखाया गया है। उसके चारों ओर एक हाथी, एक बाघ और एक गैंडा को दिखाया गया है। पैर पर 2 हिरन हैं। इतिहासकार इस चित्र की तुलना पाशुपति शिव से करते हैं और इस आधार पर यह माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यताओं में या हड़प्पा सभ्यता में जो प्रमुख देवता थे वो पाशुपति शिव थे। पाशुपति शिव की प्रमुख देवताओं के रूप में पूजा की जाती थी। तो दोस्तों प्रमुख देवी मातृ देवी थी और जो प्रमुख देवता थे वो पाशुपति शिव थे। पाशुपति शिव की पूजा की जाती थी। इन सब के अतिरिक्त दोस्तों हड़प्पा सभ्यता में एक विशिष्ट चीज और दिखाई देती है। संपूर्ण हड़प्पाई स्थल से भारी मात्रा में लिंग और योनि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस आधार पर इतिहासकारों का मानना है कि जो लिंग और योनि की पूजा का प्रचलन था वो भारत के समाज में हड़प्पा सभ्यता से शुरू हुआ और 1500 बीसी के आसपास आकर के वैदिक समाज में लिंग और योनि की पूजा संस्कृति का प्रमुख अंग बन गई। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता में मातृ देवी देवियों में प्रमुख स्थान रखती थी। पाशुपति शिव प्रमुख देवता थे। इनके अतिरिक्त लिंग एवं योनि की पूजा का भी इस समाज में प्रचलन था। और एक और विशिष्ट बात थी दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता में पशु पूजा का भी व्यापक प्रचलन था। यानी हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो पशुओं की पूजा एक देवताओं के तौर पर करते थे और इन पशुओं में भी 2 पशु बहुत महत्वपूर्ण थे जिनकी देवताओं के तौर पर पूजा की जाती थी, जिनमें सबसे फर्स्ट थे कुंवड़ वाला सांड। हड़प्पा सभ्यता में कुंवड़ वाले सांड की विशेष पूजा की जाती थी। दोस्तों आज भी आप देखोगे भारत के समाज में तो कहीं आपको कुंवड़ वाला सांड दिखता है तो लोग वहां पर भी उसकी पूजा करने लगते हैं। तो जो कुंवड़ वाले सांड की पूजा थी वो हड़प्पा सभ्यता से शुरू हुई और वहां कुंवड़ वाले सांड की विशेष पूजा की जाती थी। इसके अलावा हड़प्पाई स्थलों से व्यापक मात्रा में एक सींग वाले गैंडे का चित्र प्राप्त हुआ है। इतिहासकारों का मानना है कि एक सींग वाले गैंडे का भी बहुत धार्मिक महत्व था और उसकी देवताओं के तौर पर पूजा की जाती थी। तो जो दूसरा प्रमुख पशु था जिसकी पूजा होती थी वो एक सींग वाला गैंडा था। दोस्तों ये था
हड़प्पा सभ्यता में धार्मिक जीवन कि एक मोहर से पाशुपति शिव की मूर्ति प्राप्त हुई है, चित्र प्राप्त हुआ है। या मैंने आपको बताया कि हड़प्पा सभ्यता की जो मोहर थी वो मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता से प्राप्त हुई है। तो दोस्तों ये जो मोहर है ये कोई सिक्का नहीं है। ध्यान रखना, संपूर्ण हड़प्पा के जितने भी स्थल आज आपको मिले हैं वहां से किसी भी प्रकार के कोई सिक्के की प्राप्ति नहीं हुई है। इस आधार पर इतिहासकारों का मानना है कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वो वस्तु विनिमय पर आधारित थी, यानी वस्तु के बदले में वस्तु का व्यापार किया जाता था। फिर ये मोहर क्या है दोस्तों? आज मैं कोई सामान पैक करता हूं और उसके मुंह को चिकनी मिट्टी से सील कर देता हूं और उस सील पर अपना कोई आकृति उकेर देता हूं ताकि अगर कोई उस पैकेट को खोले तो वो आकृति बिगड़ जाए और मुझे पता चल जाए कि मेरे सामान के साथ किसी ने छेड़छाड़ की है या खोला है। तो ऐसे ही हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो क्या करते थे, सामान को पैक करने के बाद उसके मुंह को चिकनी मिट्टी से बंद कर देते थे और उस मिट्टी के ऊपर अपनी एक आकृति बना देते थे जिसे हम मोहर कहते हैं। तो दोस्तों ऐसी मोहरें मेसोपोटामिया और मिस्र से प्राप्त हुई हैं, जिनके आधार पर यह कहा जाता है कि इन सभ्यताओं के साथ हड़प्पा सभ्यता के लोगों का व्यापार था। तो दोस्तों नेक्स्ट क्लास में हम लोग हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक स्थिति और उसकी मूर्ति कला पर पढ़ेंगे। 2018 और 2019 यूपी पीसीएस लगातार 2 साल से हड़प्पा सभ्यता की मूर्ति कला के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्लास में मूर्ति कला पढ़ेंगे। उससे पहले आप लोग इस क्लास को तैयार कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा आंसर लिखने की। थैंक यू।